नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसकी हम बात करते हैं, आर्टिकल 19 की हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके पास बोलने की आज़ादी है, लेकिन हमारे इस भारत देश में लोग बोलने की आज़ादी पर संयम नहीं बरत रहे हैं। आपको बोलने का अधिकार है, आप लेकिन अपनी बोलने की आज़ादी पर संयम बरतें। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि अगर अब इस तरीके की घटनाएं आएंगी या फिर बोलने की आज़ादी को लेकर के लोग उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। तो चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं, इस मुद्दे को थोड़ा सा समझ लेंगे। पॉलिटी सेगमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंडामेंटल राइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान में लेना पड़ा कि भैया इस पर मैं कुछ टिप्पणी करूँ। क्योंकि जिस तरीके से हेट स्पीचेस के मामले सामने आ रहे हैं और लोग कुछ भी अपनी राय दे देते हैं, मतलब सोशल मीडिया तो अब पता ही नहीं कि आप कब आप कौन सी रील स्क्रॉल करोगे, आपको किस पॉइंट पर क्या सुनने को मिल जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर कुछ लगाम लगाई जाए। अब इसका आम जनता पर कितना असर पड़ता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चीज़ों को स्पष्ट किया है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय हो जाती है कि क्या इंडिया में वाकई बोलने की आज़ादी पर बहुत ही ज़्यादा लोग फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है और संयम बरतने की आवश्यकता है। आप कितना सहमत है सुप्रीम कोर्ट के इस मत से, मैं ये अवश्य जानना चाहूंगी, राइट। तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आयस के इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, बोलने की आज़ादी है पर भाईचारे के लिए संयम भी रखें। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नसीहत दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर हेट स्पीच और विभाजनकारी प्रवृत्तियों को लेकर के गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग हेट स्पीच किसी धर्म किसी जाति इसके खिलाफ, देखिए एक ये होता है कि हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं किसी चीज़ का, एक क्रिटिक एनालिस्ट कहा जाता है कि अगर हम वो हैं, मैं एक क्रिटिक एनालिस्ट हूँ तो मैं उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही बताऊंगी और उसका ऐतिहासिक संदर्भ बता करके उसके बारे में चर्चा करूंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ही हर पॉइंट पर सही हूं और सामने जो चीजें हैं या फिर मेरा ही धर्म हर पॉइंट पर सही है, जो सामने दूसरा धर्म है वो हर एक स्थिति में गलत हो जाता है, राइट। इसकी बात की जा रही, या फिर मैं किसी पर्टिकुलर कोई घटना हुई है उसको लेकर के पूरी तरह से किसी एक जो मान लीजिए कोई एंटिटी हो, कोई भी हो जाती है, वो उस पर ही सारी की सारी चीजें डाल देती हूँ। कई बार सरकार के ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, कई बार सरकार के आप देखो नेता हैं वो कुछ अलग अलग तरीके की टिप्पणियां कर देते हैं, जो जबकि वो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी में है, उनके द्वारा ऐसी बातें कही जाती हैं। तो तब ये हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारा समाज वाकई इस तरीके से अपने जो आर्टिकल 19 है इसका प्रयोग करेगा, फंडामेंटल राइट्स का इस तरीके से प्रयोग करेगा कि वो कुछ भी कह करके चला जाएगा, जो किसी एक समुदाय की भावना को आहत कर सकती है, किसी एक जो धर्म है उसको पूरी तरीके से आहत कर सकती है, किसी एक जाति को पूरी तरीके से आहत कर सकती है। अभी हमने यूपी में देखा, यूपी में क्या चल रहा था, यादव वर्सेस ब्राह्मणवाद चल रहा था। जब भी सपा की सरकार आती है हम कहते हैं यादवों को फायदा मिलता है, जब बीजेपी की सरकार आती है तो हम कहते हैं कि ब्राह्मणों को फायदा मिल रहा है। यहाँ पर अलग सिनेरियो में जाकर की चीजें होती हैं, हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना मत यहाँ पर प्रस्तुत करती है। ये क्या करते हैं, कई बार समाज में विभाजनकारी चीजें लेकर के आते हैं कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं। खैर, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर के चिंता जताते हुए टिप्पणी करी है जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथ, इनकी बेंच ने वजाहत खान की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान ये बात कही थी। खान के खिलाफ कई राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल में एक हिंदू देवता के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज है। तो तब उन्होंने बताया कि आप किसी धर्म के खिलाफ इस तरीके की चीजें बोल रहे हो, आप किसी धर्म के खिलाफ इस तरीके की पोस्ट कर रहे हो। हाँ, अभी मैंने देखा था कोई एक बहुत बड़े टीचर हैं और उन्होंने एक इतना सेंसिटिव मुद्दा और उस पर इतनी अलग टाइप की बातचीत कर दी। सो ये आपका मतलब ये वो लेवल नहीं शो करता है ना कि आप एक सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रहे हो या फिर आप एक इस तरीके से बातचीत कर रहे हो। सो दिस इज लिटरली नॉट गुड, राइट। आगे आते हैं। कोर्ट ने इस मामले में अभिव्यक्ति की आजादी और जिम्मेदारी के बीच में संतुलन पर जोर दिया है कि ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, आपके मुद्दे हो जाते हैं, लेकिन आपको इसमें संतुलन भी बनाना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि मैं खुले तौर पर किसी भी चीज को सिर्फ
एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके उस पर सारे अपने मत प्रस्तुत कर दूं, राइट। हमें उसके अदर एस्पेक्ट्स भी देखने हैं, सामाजिक संतुलन भी देखना है और उसके बाद हमें आगे अपनी जो चीजें उनको डिलीवर करना है। और हमेशा ये कहा जाता है कि हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, राइट। लेकिन इसका एक अदर एस्पेक्ट भी बताऊंगी, जिसमें क्या हो सकता है कि कई बार ये कहा जाता है कि जो मनमानी है इससे वो सरकार कर सकती है कि भैया हमने तो कह दिया कि मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं, मीडिया नहीं, अगर मीडिया मुद्दे नहीं लेके आएगी तो सरकार की कमियां कैसे पता चलेंगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी है यहाँ पर, लेकिन अब वो गलत चीज़ें नहीं लेकर के आनी चाहिए, झूठी चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए। पता चला कहीं नया प्रोपेगेंडा बना दिया न्यूज़ चैनल की तरह कि हम तो इस्लामाबाद में घुस गए हैं, हमने कब्जा कर लिया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी जो खुद की एक रेपुटेशन है उसको बना करके रखें, राइट, ताकि जनता भी विश्वास करे और आप जो उसको दिखा रहे हो और जो कमियां है वो दिखा रहे हो। पता चला वो सीमा हैदर को ही कैप्चर करी, सीमा हैदर 5वें बच्चे को जन्म देने जा रही है, तो मैं उस चैनल पर कैसे भरोसा कर लूंगी? मैं नहीं करूंगी ना, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है जो जनता चाहती है कि इस पर डिस्कशन किया जाए। मुद्दा ये है कि हम देख रहे हैं आए दिन यूनिवर्सिटीज में बलात्कार होने, सरकार इसको लेकर के क्या नियम कायदे कानून बना रही है। मुद्दा ये है कि आज भी निम्न जाति के जो लोग हैं उनके साथ दिक्कतें हैं, उनको जो यूरिन है वो पिलाया जा रहा है, उनके ऊपर वॉशरूम करी जा रही है, ये मुद्दा है। डिस्कस करिए इसके बारे में, कौन सा न्यूज़ चैनल कवर करने जाता है। मुद्दा ये कि आज भी लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनकी झोपड़पट्टियां हटाई जा रही हैं, मुद्दा आप इसको डिस्कस करिए, क्यों नहीं कर रहे? आप डिस्कस क्या कर रहे हैं कि आज ये यहाँ घूमने चली गई, दिस इज लिटरली इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री कि वो वहाँ पर घूमने गई हैं। डिस्कस करिए कि एस जयशंकर प्रसाद के जो बेटे हैं उन्होंने यूएन की नागरिकता अपना ली है, यूएस की नागरिकता अपना ली है। डिस्कस करिए क्यों बड़े बड़े जो अरबपति हैं वो इंडिया छोड़ करके जा रहे हैं। दिस इज द टॉपिक्स जो डिस्कस करने के लिए जरूरी है आज के समय में इंडिया में, लेकिन इन पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता है। हम डिस्कशन कब करते हैं? हम डिस्कशन करते हैं कि भैया इन्होंने ऐसे कपड़े पहन लिए हैं, ये आज इन्होंने ये पढ़ लिए और ये हमारे डिस्कशन के टॉपिक है। क्यों एक इतने बड़े विदेश मंत्री का बेटा यूएस की नागरिकता अपना रहा है? क्या हमने सोचा इसके बारे में? क्यों हमारे देश के लगभग इस टाइम शायद 18 से 20 हजार जो अरबपति थे उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया है, वो दूसरे देशों में जाकर के सेटल हो गए हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में ना तो अच्छी आपको एयर क्वालिटी देखने को मिलेगी, इंडिया में ना ही आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इंडिया की जनता की भी बहुत बड़ी कमी है। अब मैं दूसरे एस्पेक्ट से भी बताती हूँ कैसे। अब यूपी में जो योगी सरकार थी उसने योगा डे पर मैट्स बिछाई, आम महोत्सव देख लो आप लोग, मैट्स बिछाई गई, आम महोत्सव में आम लगाए गए। आप लोग ऐसे उसको, जो एक इंसान था ना, जैसे योगा डे खत्म हुआ वो 8-8, 9-9 मैट्स लेकर के भाग गए अपने घर। तो हम इस जनता में सुधार कैसे ला सकते हैं? आम महोत्सव में वो आम प्रदर्शनी के लिए रखे गए थे, आपने पूरी जो आम महोत्सव है उसको तहस नहस कर दिया, वहां पर लूट मचा दी, भगदड़ मच गई वहां पर आम को लूटने के लिए। इस इंडिया में कैसे बदलाव लाया जाएगा? ये भी तो प्रश्न है, इस पर भी हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो सारी गलती ना मैं सरकार को देती हूँ, ना मैं सारी गलती जनता को देती हूँ। बस मुद्दे हैं, हम कौन से मुद्दों को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं प्रमुख बिंदु, अभिव्यक्ति की आजादी और जिम्मेदारियां। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति आजादी आर्टिकल 91A में एक मौलिक अधिकार है हमारे पास, लेकिन ये असीमित नहीं है, इस पे भी भाई सीमा है। आर्टिकल 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, देश की एकता और अखंडता। अगर इन मुद्दों पर आप कुछ गलत चीज बोल रहे हो या फिर हेट स्पीच लेकर के आ रहे हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जस्टिस नागरत्न ने कहा कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का मूल्य समझना चाहिए। अगर वे स्वयं नियमन नहीं करते हैं तो राज्य के हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जो कि कोई नहीं चाहता कि राज्य स्पेशली इसको लेकर के कोई कानून लेकर के आ जाए। फिर आप कहोगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम नहीं चाहते कि राज्य हस्तक्षेप करे और अलग से आपके लिए बोलने के लिए कोई कानून बनाए। कोर्ट ने जोर दिया कि नफरत फैलाने वाली सामग्री समाज में भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और जो व्यक्तिगत सम्मान है इसको नुकसान पहुंचाती है। हेट स्पीच का प्रभाव। कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बढ़ते हेट स्पीच को खतरनाक बताया है, जो समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देता है। जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि नागरिकों में भाईचारा होना चाहिए, तभी नफरत कम होगी। कोर्ट ने इसे कानूनी व्यवस्था पर बोझ बताया है, क्योंकि ऐसी सामग्री से उत्पन्न मामले कोर्ट में क्लॉग कर रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा ऐसे मामले कोर्ट में आ रहे हैं कि हेट स्पीच से रिलेटेड उनके पास इन मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट कि इस पर अब बातचीत करी जाए। स्वनियमन पर जोर। कोर्ट ने नागरिकों से स्वनियमन की बात कही कि कोर्ट हर समय आपकी चीजों में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोर्ट हर समय इन मुद्दों को डिस्कस नहीं कर सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को देखें। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि राय रखना एक बात है, एंड सेम
कि मेरी ये राय है इस पॉइंट पर, लेकिन अपमानजनक तरीका व्यक्त करना ये एक दूसरी बात होती है। कोर्ट ने सेंसरशिप की बात से इनकार किया है, लेकिन भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता के हित को स्वयं संयम के लिए जरूरी बताया है। कानूनी ढांचा और चुनौतियां समझते हैं, मौजूदा कानून क्या कहता है इसको लेकर के। तो हमारे पास भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा हो जाती है 153A, 295A, 298 और 505 हेट स्पीच को नियंत्रित करती है, जो धार्मिक, नस्लीय और सामाजिक समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाली सामग्री को दंडित करती है। आईटी एक्ट 2000 धारा 69A सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर सामग्री हटाने की शक्ति देती है। आईटी नियमन 2001 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 36 घंटे में आपत्तिजनक जो सामग्री है उसको हटाने का आदेश देती है, वरना उसकी सेल्फ हार्बर सुरक्षा खत्म हो सकती है, जो सेफ हार्बर सुरक्षा है, राइट। तो उस तरीके से हमारे पास कानूनी चीजें हैं, कानूनी ढांचा हमने बहुत बेहतर बना करके रखा हुआ है, लेकिन मामलों में कमी नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। इस पर आप कि अगर कोई इस चीज को बताते बताते आपके माइंड में कोई भी एक पॉइंट आया हो, आपका कोई एक मत हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा कि मैम दिस वाज द मेन इशू जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये चीजें हो रही हैं, एंड हम इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। आगे आते हैं चुनौतियां। सोशल मीडिया की विशालता और गति के कारण अपराधियों की पहचान और कार्रवाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। कमेंट सेक्शन, ओ माई गॉड, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं करती हूँ, बट अब मैंने बहुत सीमित कर दिया कमेंट करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको पहचान जाते हैं कि ये इसके द्वारा कमेंट किया गया, तो फिर वो आपके आईडी में आकर के और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर आकर के अजीब तरह से बहस करते हैं, जो कि बेसलेस होती है। कई बार चीज़ें जो बहस होती है वो बेसलेस होती है और आप करना नहीं चाहते हो, तो मैंने तो अब बंद कर दिया। बट मैं कमेंट सेक्शन जब मैं खोल के देखती हूँ और मैं पढ़ती हूँ, तो आई वाज लाइक कि लिटरली क्या मानसिकता है लोगों की। आप कमेंट सेक्शन खोलो, आपको अपने समाज की मानसिकता पता चल जाएगी। कमेंट सेक्शन आप ओपन करिए, आप अपने देश में क्या स्थिति है वो समझ जाओगे, अगर आपने बहुत आराम से उन कमेंट सेक्शन को एक 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 ऊपर करके पढ़ा हो। और कोई ऐसे अगर मुद्दा है जहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है, आप शॉक हो जाओगे कमेंट सेक्शन देख करके कि आज हम क्यों इतना पीछे हैं, उसके कारण ये है। और मैं बहुत डीप बात कह रही हूँ, कभी देखना आप इन मुद्दों पर जब कमेंट सेक्शन होते हैं उसको ओपन करके देखिएगा, आपको जो बौद्धिक वर्ग है वो भी दिख जाएगा, जो सामान्य वर्ग है वो भी दिख जाएगा। आगे आते हैं। हेट स्पीच की परिभाषा अस्पष्ट है, जिसके कारण अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रभाव पड़ता है। भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के कारण स्थानीय भाषाओं में हेट स्पीच की पहचान जटिल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक सामग्री है उसको हटाने के निर्देश दे दिए हैं, नियंत्रित करने के निर्देश दे दिए हैं कि आप पूरी तरीके से एक्सेस लो, इसका नियंत्रित करो। वजाहत खान को 23 जून 2025 को दी गई अंतरिम सुरक्षा को 14 जुलाई तक बढ़ाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद तय की जाएगी। कोर्ट ने खान के वकील से भी स्वनियमन के लिए यहाँ पर सुझाव मांगे हैं। पिछले फैसले तो केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने इस तरीके से केवल हिंसा भड़काने के लिए कुछ विवादास्पद टिप्पणी करी कि पूरी व्यवस्था खतरे में डाल दी गई थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली कि हेट स्पीच कहाँ तक जा सकती है, कैसे ये जो आपके दंगे हैं वो भड़का सकती है। श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार, आरटी एक्ट 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया क्योंकि अस्पष्टता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुचित रूप से सीमित करती थी। अमिश देवगन की बात करते हैं, 2020 का केस है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए नहीं हो सकता है। सुझाव और भविष्य की बात करें तो कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बाध्यकारी दिशा निर्देश बनाने की संभावना कर दी है कि भैया स्वतः संज्ञान से हम कोई भी इसको लेकर के कानून बना सकते हैं, जिसमें कंटेंट मॉडरेशन और प्लेटफॉर्म की जवाबदेहिता शामिल होगी। मेटा के जो ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, इनके प्रोग्राम में प्रयासों को मजबूत करने की जरूरत है, जो कि हानिकारक सामग्री को फ्लैग करना है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता हमें सीमित करनी होगी। कोर्ट ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया, जहां गलत सूचना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब नफरत फैलाना की छूट आपके पास नहीं है, ये अपने दिमाग में घुसा लो थोड़ा सा। नागरिकों को स्वयं संयम बरतना चाहिए। सरकार के बिना सेंसरशिप के हेट स्पीच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी दिशा निर्देश बनाने चाहिए। ये सुनवाई सामाजिक एकता और डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की सीमाओं पर एक महत्वपूर्ण बहस को रेखांकित करती है। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स पूरी तरीके ओपन है बहस के लिए, आपके जो मुद्दे आप इसमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।